हेलो गाइस, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पैरा मेडिकल की क्वेश्चन की जो रिवीजन होगी, प्रैक्टिस होगी, आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है जिसमें कि आप अलग अलग टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इस टाइम में जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसी को देखते हुए आप लोगों की मांग थी कि सर सारा टॉपिक जो सारा होता सेक्शन होता है उसका कंप्लीट है। साइंस का कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि हमारे लिए कंप्लीट नहीं है, तो सर साइंस का क्वेश्चन को लेकर आए। तो आपकी मांग को देखते हुए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट करें और अच्छे से अपने आप में बूस्ट कीजिए, अपने आप में तैयारी को कॉन्फिडेंस बनाइए। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन में जो लेकर आया हूँ, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और एक बायो का क्वेश्चन रहेगा। साइंस में जो बायो पूछा जाता है तो उसके लिए स्पेशल एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें टोटल बायो का ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो इसमें कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लड़ने की चांसेस ज़्यादा है। तो जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके पास अच्छे से अच्छे बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड करते रहें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आपके पास पहुँचाते रहें। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास अच्छा क्वेश्चन को पहुँच पाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन पहला क्या कर बच्चों, मानव नेत्र में, क्वेश्चन क्या कर बच्चों, मानव नेत्र में क्या होता है। कह रहा किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, मतलब कह रहा है लेंस के बारे में कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। कह रहा है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। सभी लोग जवाब दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो जिनका जिनका सही सी है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। मानव का जो नेत्र होता है उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाली प्रतिबिंब। कह रहा समान आंख के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है। आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा समान आंख के रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब, वो कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है, या वास्तविक सीधा बनता है, या वास्तविक उल्टा बनता है, या तो फिर आभासी उल्टा बनता है। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका सी बिल्कुल सही जवाब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। हमारे आंख के जो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, विभिन्न दूरियों पर स्थित, क्वेश्चन क्या करा बच्चों, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। कह रहा है जब हम विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को देखते हैं तो उसके प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। कह रहा पुतली के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, या अंध बिंदु के द्वारा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देकर बताते हैं, जैसे आप कैमरा यूज करते हैं ना, तो दूरी बढ़ाते हैं, दूर का अगर जब फोटो लेना रहता है तो आप कैमरा को लेंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और भीड़ का लेना रहता है तो उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे आँख में जो होता है, अगर दूर को देखते हैं या भीड़ को वस्तु को देखते हैं तो उसको फोकस लेंस होता है, उसको दूरी को कम बेसी करने के लिए कौन काम करता है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिनका इनका बी है इनका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां होता है, जो क्या काम करता है, सिलियरी मांसपेशियां होता है जो काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। कह रहा मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। कॉर्निया पर बनती है, परितारिका पर बनती है, पुतली पर बनती है, रेटिना पर बनती है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहा है वस्तु की जो प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनती है वो किस भाग पर बनती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, अभी इसका बताए थे बच्चों, एक क्वेश्चन पहले इसका राइट आंसर आपको बताए थे। चलिए इसका जवाब दीजिए, तो कहाँ बनती है, रेटिना पर। सभी लोग को पता होगा कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है, उसको क्या करें। कह रहा है नेत्र के उस गुण को बारे में बताना है जो भिन्न भिन्न दूरी पर
स्थिर वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, समंजक क्षमता, या तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समंजनक क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता हो जाएगा। तो जिनका सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती? कह रहा है जब हम प्रिज्म से व्हाइट कलर को, श्वेत रंग को उसको पास करवाते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाती है। प्रिज्म से बाहर कितने रंग में निकलती? 7 रंग में निकलती। तो क्यों निकलती? कह रहा पाला कि प्रिज्म का हुआ अपना गुण है इसलिए निकलती, या प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है इसलिए, या तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, या फिर इसका कोई कारण नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, 7 रंगों का क्या है? मिश्रण है। इसीलिए जब प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 7 रंग में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, मतलब बट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती हैं। क्योंकि कह रहा है जब प्रिज्म से जब गुजरता है सूर्य के प्रकाश, सूर्य के किरण, तो विभिन्न रंग में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कह रहा है प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों की अपवर्तन होता है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रिज्म की 2 सतहों के से किरणों का विचलन होता है। तीसरा क्या कह रहा है? प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न भिन्न होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। सभी लोग जवाब देंगे। जितना आप लोग जवाब दीजिएगा उतना आप जाके एग्जाम में गर्दा मचाइएगा। गर्दा बचाना है तो आप लोग यहाँ पे फुल्ली एकदम रिवीजन कीजिए, पूरा एकदम रिवीजन करके जाइए, आप वहाँ एग्जाम में गर्दा मचा दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए क्या होता है? 7 रंग में बढ़ जाती। मतलब किसी का ज़्यादा तेज होता है चलने की, किसी का क्या उससे कम, मतलब सबका विचलन अपना अलग अलग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन करा श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता तो वर्म मतलब रंग सबसे कम विचलित होता है। वह करा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? करा लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे कम विचलित होने वाला कलर कौन सा है, रंग कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। लाल है जो क्या है? सबसे कम विचलित होता है, मतलब वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। वो ज़्यादा क्या होता है? मुड़ता नहीं है, वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। इसलिए कहीं भी रेड क्रॉसिंग वगैरह पे कहीं भी दूर के लिए लगाया जाता है तो रेड बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर से ही दिखाई दी जाए। तो लाल रंग है वो क्या होता है? कम विचलित होता है, इसलिए क्या होता है? दूर ट्रैफिक पर या फिर सड़क पे लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग मिले होते हैं? कह रहा है श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो सभी लोग को पता होगा बच्चों कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती तब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। वह क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण मतलब रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? अभी पूछा था क्या? सबसे कम विचलित होने वाला रंग। अब क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग। कह रहा है लाल, बैगनी, नीला, या सभी वर्ण रंग समान रूप से विचलित होते हैं। मतलब कि सभी रंग जितना रंग है सब समान रूप से विचलित होता है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? बैगनी है जो क्या है? सबसे कम विचलित होता है। बैगनी होता है क्या होता है बच्चों? सबसे ज़्यादा विचलित होता है। कौन होता है? सबसे ज़्यादा बैगनी होता है जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। और क्या होता है? सबसे कम विचलित कौन होता है? रेड कलर होता है, लाल कलर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन भी देखिए फिजिक्स से ही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है ए और बी 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, सतुल प्रतिरोध। कह रहा है क्या चीज? ए और बी जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब एक प्रतिरोध ये है और दूसरा प्रतिरोध क्या? ए। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सतुल प्रतिरोध क्या कहलाएगा? ए से अधिक होगा, बी से अधिक होगा, मतलब दोनों का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? और क्या कह रहा? दोनों को योग के बराबर होगा या प्रत्येक से कम होगा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
तो आपको इसको बता देते हैं, इसको आप लोग बता देते हैं क्या होता है। इसको अगर हम R मानते हैं, इसको R मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, पहला क्या प्रतिरोध को R मानते हैं, दूसरा को क्या मानते, R मानते हैं, दूसरा को क्या मानते हैं बच्चों, R अगर हम मानते हैं, क्या मानते हैं, R मानते हैं। तो हम इसको R मानते हैं, तो कह रहा है दोनों के अगर जो हम मिला देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट होगा जो दोनों से क्या होगा, A से अधिक होगा या B से अधिक होगा, दोनों को योग के बराबर होगा या प्रत्येक से कम हुआ। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है बच्चों, 1/r प्लस 1/r, तो क्या हो जाता है r 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 2/r। तो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, तो प्रत्येक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, प्रत्येक से कितना हो रहा है, कम हो रहा है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन करा 2 ओम 3 ओम 5 ओम 6 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों का श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है, तो पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर है। करा पहली कुंडली के सिरों पर क्या विभवांतर है, इसका जवाब देना है। तो सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन की इसका कहने का मतलब क्या हुआ आपको मैं समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, कह रहा है एक देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, कह रहा है 1 है 2 है 3 4 चार ही दिया हुआ प्रतिरोध, बिल्कुल सही। और कह रहा है इसको कितना, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, 64 वोल्ट की कितना बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है 2 ओम है, ये कितना 3 ओम है, ये कितना 5 ओम है, ये कितना 6 ओम है, कितना 6 ओम है। कह रहा है चारों कुंडली श्रेणी क्रम में मतलब श्रेणी में जुड़ा हुआ है 64 वोल्ट की बैटरी से। तो कह रहा है पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, इसको पहली कुंडली 2 है ना, तो इस पर विभवांतर क्या होगा, मतलब वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर करंट निकालिए, करंट निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। करंट दिया हुआ नहीं, क्योंकि विभवांतर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, IR होता है। R तो दिया हुआ है 2 ओम पर पूछा है, वोल्ट तो दिया हुआ है कितना 64 वोल्ट, लेकिन करंट वोल्ट तो निकालना ही है बच्चों, वोल्ट तो निकालना है। R दिया हुआ है 2 ओम है, लेकिन I दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो I अब कैसे निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जब रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस को सिंपल जोड़ा जाता है। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 डॉट 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 हो जाता है ना। तो टोटल को जोड़ेंगे बच्चों, तो अगर टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो, 2 ओम 3 ओम 5 ओम 6 ओम, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 5 5 10 और 16 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 60 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 60 ओम हो जाएगा। अब क्या करा, करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, V/R, क्या होता है V/R, तो करंट वोल्ट कितना दिया हुआ है पहले 64 और आर कितना निकाले अभी 16, तो कट के कितना आया 4 आया। करंट कितना है बच्चों 4 आया। अब इस पर क्या कीजिए बैठा दीजिए, करंट कितना आया था 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो जिनका सी आया उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है एम मीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कर रहा है एम मीटर ए वोल्ट मीटर भी चित्रानुसार जोड़े गए हैं, इनके पठन क्रमशः 2 एम्पियर 6 एम्पियर प्रतिरोध आर का मान होगा। कह रहा है कि वोल्टेज एम्पियर ए 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना 6 वोल्ट का जोड़ा गया है। अब आर दिया हुआ है और एम्पियर इसका कितना 2 एम्पियर है और कितना है 6 एम्पियर है, 2 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो कह रहा है आर का मान निकालने के लिए क्या कह रहा है बच्चों, आर का मान। तो आर का सिंपल सी बात अभी बताएं, आर का मान कितना होता है, आर का मान क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है IR होता है ना, तो आर के इक्वल टू क्या होता है I इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा V/I। तो अब V कितना दिया हुआ है बच्चों, अभी देखिए 6 वोल्ट दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ 6 वोल्ट, आर कितना आई करंट कितना दिया हुआ है तो 2 एम्पियर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 एम्पियर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3 ओम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जितना क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है उतना बड़ा क्वेश्चन रहता नहीं बच्चों, आप लोग हड़बड़ाइएगा ना, आराम से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं, A और B सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। कह रहा है कि 3 चित्र त्रिभुज के अनुसार ABC है, उसमें क्या है प्रतिरोध को जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा।
कह रहा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध पूछ रहा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 50 ओम, 64 ओम, 32 ओम और फिर क्या 200। तो इसको देखिए, सिंपल सी बात, इसको फिर से ड्रा कर लीजिए, अपने खुद से एक बार ड्रा कीजिए। कह रहा है क्या, तब ज़्यादा आपको समझ में। कह रहा है ए और बी कह रहा है ना बच्चों, ए और बी के बीच में हम खुद से एक ड्रा करते हैं, तो ए और बी के बीच में कितना 40 है। अब क्या कर रहा है, ए और बी के बीच में ही पूछा है, तो मतलब ये क्या है, सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए और फिर यहाँ कितना 60 हो, फिर कितना, फिर आगे जाकर कितना लिखेंगे, आगे जाकर कितना 100 ओम है। कितना है 100 ओम। तो ऊपर वाला तो सीरीज में हो गया, इसके ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए और बीच क्या चीज में हो गया, पैरेलल में। तो सीरीज में कैसे जुड़ता है बच्चों, सिंपल से जुड़ता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा ना, 160 और नीचे 40। अब पैरेलल का रेसिस्टेंस निकालने का बात किया जाता है तो 1/r होता है। क्या होता है पैरेलल में 1/r, मतलब 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो r1 कितना है 40 है, तो 1 बटा कितना 40, 1/40 प्लस R2 कितना है 1/160, 1/160। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 ओम। तो जिनका आंसर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है समांतर क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधों के समतुल्य का मान। क्या कर रहा है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम कहने का मतलब सीधा मतलब सीरीज में, समांतर क्रम कहने का मतलब सीरीज में। जैसे अभी बताएं, एक ये हो गया, फिर क्या हो गया, एक ये हो गया। मतलब समांतर क्रम कहने का मतलब एक सीरीज में संयोजित दो प्रतिरोधों के समतुल्य मान क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है, या दोनों प्रतिरोध के बीच में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग जवाब देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा, छोटा होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, करा एस आई शक्ति का एस आई मात्रक होता है। क्वेश्चन क्या करा, शक्ति का एस आई मात्रक होता है। क्या होता है, शक्ति का एस आई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा होता है, या किलोवाट होता है, या वाट होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति का एस आई यूनिट क्या होता है बच्चों, शक्ति का एस आई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का एस आई यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या कर रहा है, वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर होता है। कह रहा है वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट पर आवर के, 2 किलोवाट पर आवर के, 5 किलोवाट पर आवर के, 10 किलोवाट पर आवर के। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहा है वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। तो जिनका जिनका ये है उनका बिल्कुल सर क्या होता है, वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर के होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर के होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। कह रहा है बिजली के जो फ्यूज का तार होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, तांबे का, टीन का, तांबे और टीन के मिश्र धातु के, या लोहे और पीतल के मिश्र धातु के। तो जो बिजली का फ्यूज का तार होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो जिनका इनका सी बिल्कुल से जब क्या हो जाएगा, तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। किसका होता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु के बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट से विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। करा 100 वाट के एक बल्ब है, 100 वाट का क्या बच्चों, 100 वाट के एक बल्ब है, उसको क्या चीज़ से जोड़ा जाता है, 250 वोल्ट से, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब के प्रवाहित धारा का मान होगा। कह रहा बल्ब के जो प्रवाहित धारा होगा उसका मान क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, धारा बराबर फार्मूला क्या होता है, धारा बराबर फार्मूला क्या होता है, शक्ति बटा क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, पावर बटा वोल्टेज होता है। पावर बटा क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो पावर बटा वोल्टेज, पावर कितना दिया हुआ बच्चों, वाट, 100 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज कितना 250। तो इसको अगर जो हम काटते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2/5 एम्पियर। अगर जो इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है
220 वोल्ट के किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा। तो बल्ब की शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, बल्ब की शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है। तो शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, वी आई। क्या होता है, वी आई, मतलब वोल्टेज इंटू क्या होता है, करेंट होता है। वोल्टेज इंटू क्या होता है, करेंट होता है। शक्ति बराबर फार्मूला इसे आप लोग याद रखिएगा। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, करेंट कितना हुआ है 5/11, 5/11। तो इसको कट करेंगे तो कितना होगा 20 में, यानी कि 100। कितना हो जाएगा, पावर कितना आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पावर इजकल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। क्या होता है, पावर इजकल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या करा, 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर का धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतिम ऊर्जा होगी। करा 2 ओम प्रतिरोध से, एक 2 ओम का क्या है बच्चों, प्रतिरोध। 2 ओम का क्या है, प्रतिरोध। इससे 5 एम्पियर का हम धारा, मतलब 5 एम्पियर का क्या करते हैं, करेंट को इसको क्या कहते हैं, प्रवाहित करते हैं 30 मिनट तक के। तो प्रवाहित करने का अंतिम ऊर्जा क्या होगा। तो ऊर्जा पर सबसे पहला नंबर ऊर्जा पर फार्मूला क्या होता है। तो ऊर्जा पर फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ऊर्जा पर फार्मूला क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी। तो अब आई करंट दिया हुआ बच्चों कितना, 5 एम्पियर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, इंटू आर कितना दिया हुआ 2 ओम, और क्या टाइम कितना दिया हुआ बच्चों 30 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ बच्चों 30 मिनट। हमेशा आपको याद रखना है, जो होता है ऊर्जा वो क्या चीज़ में होता है, जूल में होता है। लेकिन टाइम को क्या चीज़ में दिया जाता है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आपको जूल में वहाँ पर कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो आप लोग यूनिट पर भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। तो सेकेंड में मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों, 9 इंटू 10 टू की पावर, 9 इंटू 10 टू की पावर क्या आ जाएगा, 4 जूल आ जाएगा। 9 टू 10 टू की पावर 4 जूल आ जाएगा। तो जिनका डी आया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायनेमो का सिद्धांत कर रहा है। डायनेमो जो चलता है उसका सिद्धांत क्या चीज़ पे आधारित है। धारा के उसमें प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या उपकरण के आर्मेचर में इलेक्ट्रॉनों की गति पर। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। डायनेमो का सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित होता है, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डायनेमो का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। किस पे होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करा, सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करा है, डायनेमो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा डायनेमो के लिए कौन सा कथन सत्य है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो का मेन काम क्या है, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, डायनेमो का जो मेन वर्क होता है उसको क्या कहते हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे तो क्या करता है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जिनका का डी है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या होता है, डायनेमो का कार्य होता है क्या चीज़, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना किसका काम होता है, डायनेमो का काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पीएन संधि में होते हैं। क्या कर रहा है बच्चों, एक पीएन संधि में होते हैं, क्या होते हैं, 2 अर्धचालक संधि होते हैं, 2 धातु संधि होते हैं, धातु अर्धचालक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, पीएन संधि में होते हैं क्या होते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएन संधि में होते हैं तो क्या होते हैं, 2 अर्धचालक संधि होते हैं। जिनका जिनका ये बिल्कुल से क्या होता है, 2 अर्धचालक संधि होता है। क्या होता है, 2 अर्धचालक संधि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, अर्धचालक पीएन डायोड का उपयोग होता है। कह रहा अर्धचालक जो पीएन डायोड है उसका उपयोग कहाँ होता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं, दृष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, या दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं, या विद्युत मोटर को चलाने के लिए उपयोग करते हैं पीएन डायोड का। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है पीएन डायोड यानी कि अर्धचालक डायोड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। किसके लिए, दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादन थे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे, न्यूटन थे, ओम थे, जूल थे, फ्राइडे थे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे थे। कौन थे बच्चों,
फ्राइडे थे। तो जिनका जिनका डी है बिल्कुल सही जवाब कौन थे? फ्राइडे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? विभिन्न स्रोतों, क्या करा? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में नमूने में एच एवं ओ के भारों का अनुपात एक ही पाया जाता है, यह किस नियम के पुष्टि करता है? कह रहा है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने हाइड्रोजन हो एवं ऑक्सीजन हो कि जब दोनों का भार किया जाता है तो अनुपात दोनों का क्या होता है? दोनों के भार का जो अनुपात होता है वो एक ही आता है, मतलब सेम ही आता है। तो यह किस नियम के पुष्टि करता है? कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम, या गुणित अनुपात का नियम, या द्रव के अविनाशकता का नियम, या तो फिर व्युत्क्रम अनुपात के नियम। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नियम का पुष्टि करता है? सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों, किस नियम का पुष्टि करता है? सभी लोग जवाब दीजिए। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसके पहले फिजिक्स का क्वेश्चन कराया गया था, और केमिस्ट्री का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बायोलॉजी का एक वीडियो भी एक लेक्चर में डाल दिया जाएगा, तो इसके बाद चला जाएगा आपके पास, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, जो कि संपूर्ण उसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम किसका फॉलो करता है? तो स्थिर अनुपात का नियम का फॉलो करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा? स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। कह रहा स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? जॉन डाल्टन ने, रॉबर्ट बॉयल ने, रदरफोर्ड ने, प्राउस्ट ने। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था कौन किए थे? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राउस्ट ने किए थे। कौन किए थे बच्चों? प्राउस्ट ने। जिनका डी है बिल्कुल सही जवाब कौन किए थे? प्राउस्ट किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा? H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता। करा H2O मतलब कि वाटर एंड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बनना पालन करता है। किसका पालन करता है? स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, दोनों नियमों का पालन करता है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, किस नियम का पालन करता है? तो जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणित अनुपात नियम के पालन करता है। किसका करता है? गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पदार्थ अविभाजन सूक्ष्मतम कण से बना है। क्या कर रहा है? पदार्थ है जो अविभाजन सूक्ष्मतम कण से बना है, वे अविभाजन कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। कह रहा जो पदार्थ बना होता है सबसे छोटे कण से बना होता है, उस कण को, उस अविभाजन कण को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। उसको क्या कहते हैं? परमाणु। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विरंजक चूर्ण है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? विरंजक चूर्ण है। क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहा है विरंजक चूर्ण है, वो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है बच्चों? यौगिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु में धन आवेश की संख्या बराबर होती है। क्या कर रहा है? किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किसके? परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, या तो फिर परमाणु की संयोजकता के बराबर होती है, या तो फिर परमाणु के उपस्थिति न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या परमाणु के संख्या के बराबर होती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। किसका होगा? परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण होते हैं। कह रहा है किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण होते क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? इलेक्ट्रॉन का संहति यानी द्रव्यमान होती है। करा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है?
1.67 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम, सॉरी 24 ग्राम। दूसरा क्या करा बच्चों 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तीसरा क्या 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। चौथा क्या है 9.1 इंटू 10⁻+28 ग्राम। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। करा इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है, बताएंगे सभी लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। हमेशा आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान होता है फिक्स रहता है कितना 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैथोड किरणें बनी होती, कह रहा है जो कैथोड किरण होता है वो क्या चीज़ से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन से बनती है, प्रोटॉन से बनती है, न्यूट्रॉन से बनती है, या तो इनमें से किसी से नहीं बनती है। सभी लोग जवाब दीजिए कैथोड किरण होता है वो क्या चीज़ से बनी होती है। सभी लोग जवाब देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अक्रिय गैस के बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कह रहा है किसी अक्रिय गैस के जो बाहरी कक्ष में होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, 7, 8, 9। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या कितनी होती है बच्चों 8 होती है। हमेशा क्या होता है कोई भी अक्रिय गैस बनने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। जब भी उसका बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा तब वो क्या हो जाएगा अक्रिय गैस हो जाएगा, मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है रेडियो, क्या कर रहा बच्चों रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया। कह रहा रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया, हेनरी बेकरेल ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, चैडविक ने। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए रेडियो सक्रियता है उसका आविष्कार किसने किया। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने। कौन किए हेनरी बेकरेल ने। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किए हेनरी बेकरेल ने किए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों अल्फा किरणें है। कह रहा अल्फा किरणा क्या है, H+ आयन है, H++ आयन है, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए अल्फा किरण है वो क्या है। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्फा किरण होता है जो क्या होता है बच्चों H++ आयन होता है। क्या होता है H++ आयन अगर जो देता है तो क्या कहलाता है अल्फा किरण कहलाता है। क्या कहलाता है अल्फा किरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। कह रहा अल्फा किरण होता है उस पर उपस्थित आवेश कितना होता है, 2 इकाई धन आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई धन आवेश होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्फा किरणें पर उपस्थित आवेश क्या होता है। सभी लोग जवाब दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 इकाई धन आवेश होता है, क्योंकि अभी आपको बताएं बच्चों अल्फा किरण क्या होता है H++ होता है। तो कितने धन आवेश है तो 2, तो यानी 2 इकाई धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बीटा किरणें बनी होती। क्वेश्चन क्या कर रहा है बीटा किरणें किससे बनी होती है, धन आवेशित किरणों कणों से, या धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, या तो उदासीन कणों से, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बीटा किरण होता है वो किससे बना होता है, धन आवेशित कणों से बना होता है, या ऋण आवेशित कणों से बना होता है, या उदासीन कणों से बना होता है, या तो इनमें से किसी से भी नहीं बना होता। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बीटा किरण होता है जो किससे बना होता है बच्चों ऋण आवेशित कणों से बना होता है। किससे ऋण आवेशित कणों से बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा किस प्रकार के कारण किस प्रकार के किरण के वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। कह रहा किस प्रकार का जो प्रकाश होता है किरण होता है उसका सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है। मतलब वेधन क्षमता कहने की मतलब क्या होता है किसी को ट्रांसपेरेंट करने की, मतलब कि कहीं उसको जाने की क्षमता ज़्यादा होती है। किसका होती है अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किस किरण के वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। किसका होता है गामा के होता है। अगर जो गामा किरण अगर जो आपसे आपके शरीर पर से क्या किया जाए पास करा दिया जाए तो आपका शरीर पूरा क्या कर देगा पूरा छल्ली छल्ली कर देगा, मतलब पूरा शरीर को गलाकर रख देगा। इसका वेधन क्षमता कितना होता है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 286 है, और तत्व डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2881 है, और ए बी का संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी। कह रहा है अगर जो दोनों को हम मिला देते हैं तो इसका जो यौगिक बनेगा उसका प्रकृति क्या होगी, सहसंयोजक होगा, विद्युत संयोजक होगा, या अर्धुवीर होगा, या चुंबकीय होगा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जिनका डी है उनका बिल्कुल से क्या हो जाएगा, वैदिक वैद्युत संयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा, जब सोडियम और क्लोरीन को के बीच अभिक्रिया होती है तब करा, जब सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। सोडियम का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता, क्लोरीन का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता, सहसंयोजक यौगिक बनता है, एक ठोस यौगिक बनता है। तो चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करा सोडियम और क्लोरीन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ठोस यौगिक बनता है। जिनका डी बिल्कुल से जब क्या हो जाएगा, एक ठोस यौगिक बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्लोरीन का अणु होता है। क्वेश्चन क्या करा, क्लोरीन का अणु होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, अध्रुवीय सहसंयोजक होता है, या वैद्युत संयोजक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता। जवाब देंगे क्लोरीन का जो अणु होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, या तो अध्रुवीय सहसंयोजक होता है, या तो विद्युत संयोजक होता है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं होता। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्रुवीय सहसंयोजक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, आयनों से बने क्या करा, आयनों से बने हुए यौगिक का समान मान है। करा आयन से बने हुए यौगिक का समान मान क्या है, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसर्ग संयोजक, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, आयन से बने हुए यौगिक का सामान्य मान क्या होगा, सामान्य नाम क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक उसका नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या करा, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन क्या करा, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन क्या रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं, या दोनों में प्रोटोनों की संख्या समान है, या दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, या सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो सोडियम परमाणु और सोडियम आयन दोनों क्या करते हैं, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों में प्रोटोनों की संख्या क्या होता है, समान होता है। दोनों में प्रोटोन की संख्या क्या होता है बच्चों, समान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। कह रहा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, एक धातु होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है, एक धातु होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, एक निष्क्रिय गैस होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है बच्चों, एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त में आप किसी भी कॉलम में जाकर देख सकते हैं, उसमें क्या होता है, लास्ट में क्या रहता है, एक निष्क्रिय गैस रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। कह रहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, उनके द्रव्यनांक पर निर्भर करते हैं, उनकी संयोजकता के अनुसार बदलते हैं, या उनके घनत्व पर निर्भर करते हैं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका ए है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होता है, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। करा आवर्त सारणी होता है, उसमें आवर्तों की संख्या होती है, कितनी होती है, 2 होती है, 8 होती है, 7 होती है, 18 होती है। चलिए सभी लोग बताएंगे, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, कितना होता है आवर्तों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 होती है। कितना होता है बच्चों, 7 होती है। इसका कितना हो जाता है, 7 होती है, यानी जिनका कस ये बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन करा आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभों को। करा आवर्त जो सारणी होता है उसका उद्गर स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, विद्युत रासायनिक क्रम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बच्चों, या फिर अधातु कहते हैं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभों को क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग कहते हैं। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ जो लेना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और जो टेस्ट देना चाहते हो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हो आपके पास जल्दी पहुँच जाए, जो कि आपको पूरा संपूर्ण का बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे डाला जाएगा, जो कि आप पूरा संपूर्ण बायोलॉजी का मोस्ट वीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे।
तो चलिए थैंक्स बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।